हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा बीसीआरडब्ल्यू का लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 बीसीआरडब्ल्यू का, जो है ओरल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? Oral communication describes any type of interaction between individuals which make use of words and involves speaking and listening. Means oral communication जो है वो उस टाइप की जो है ना इंटरेक्शन होती है आपकी कम्युनिकेशन में, जिसमें आपके वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, विच मेक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी जिसमें आप अपने वर्ड्स का यूज करते हैं, और इसमें इन्वॉल्व होती है स्पीकिंग और लिसनिंग, यानी आप बोलते हैं और सुनते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मीन हर वो कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप बोलते हैं यानी स्पीकिंग करते हैं, और लिसनिंग करते हैं यानी सुनते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन द सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज देयर थॉट्स और आइडियाज वर्बली, यानी ओरल कम्युनिकेशन में जो सेंडर और रिसीवर हैं, यानी जो बात कर रहे हैं और जो बात सुन रहे हैं, वो एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स और आइडियाज को वर्बली, यानी अपने ख्यालात को वर्बली वो एक्सचेंज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। सो 1.1 एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी हमारे ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। ए स्विफ्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये बहुत फास्ट मीडियम है हमारी कम्युनिकेशन का, क्योंकि इसमें हम इजीली किसी से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन है ये स्विफ्ट मीडियम है, यानी फास्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। बी डायरेक्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में इसके लिए हमें बात करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है। अगर हमें किसी से बात करनी है हम डायरेक्टली भी उससे बात कर सकते हैं। ना ही हमें किसी और चैनल की जरूरत है, ना हमें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत है। सी इंटरेक्टिव मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज, यानी इसमें इंटरेक्टिव मोड है, और ओरल कम्युनिकेशन में इंटरेक्टिव मोड है सेंडिंग मैसेज का। फिर इसमें आप जो है ना क्विकली अर्ली जो है ना आप इसमें अपना मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। डी फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैसेज बीइंग सेंड, यानी जो आप मैसेज सेंड किया उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मीन्स ये कि आपका मैसेज जो है फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं कि आपने जो लिख के दे दिया बस वो पत्थर की रहती है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आपने बोला, बोलने में उसका थोड़ी बहुत कभी गलती हो गई हो तो फ्लेक्सिबल है, यानी ये कि आप अपनी बात को फौरन ही चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपसे कोई गलती हो गई तो आप माजरत करके चेंज कर लें, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। और क्विक मीडियम है, स्विफ्ट मीडियम है, डायरेक्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरेक्टिव है, इसमें सेंडिंग मैसेज का यानी मैसेज सेंड करने का। ई इंस्टेंट फीडबैक है रिसीव, इसमें जो है ना हमें इंस्टेंटली फीडबैक भी रिसीव होता है, यानी रिस्पॉन्स हमारे रिसीवर का यानी लिसनर का। एफ नॉन वर्बल सिग्नल्स आर अवेलेबल, इसमें नॉन वर्बल सिग्नल्स भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमने रिटर्न कम्युनिकेशन पढ़ा था, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे, सॉरी, कि हमारे जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है उसमें नॉन वर्बल सिग्नल्स जो है अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ओरल में नॉन वर्बल सिग्नल्स भी अवेलेबल होते हैं, यानी हमारे पोस्चर्स, हमारे गेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे आई कांटेक्ट, हमारे साइलेंस, हर एक चीज ओरल कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हैं। जी सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ पर्सनल मैसेजेस, यानी जो पर्सनल मैसेजेस हैं आपके, यानी कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस जो हैं उनकी सेंसिटिव हैंडलिंग भी इसमें पॉसिबल है। नाउ 1.2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, हमारी ओरल कम्युनिकेशन के नुकसान। ए टेक्निकल नॉइस और फिजिकल नॉइस में भी पोटेंशियल प्रॉब्लम विच में कॉज मिसकम्युनिकेशन, यानी जो आपकी टेक्निकल नॉइस है या फिजिकल नॉइस है, ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, विच में कॉज मिसकम्युनिकेशन, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। और फिजिकल नॉइस कौन कौन सी होती है, जैसे आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे आपके एनवायरमेंट में, सॉरी फिजिकल नॉइस या टेक्निकल नॉइस, हाँ टेक्निकल नॉइस, जैसे आपने किसी को कॉल करी, आपने लैंडलाइन पे कॉल करी है, उनका फोन जो है ना उसमें अजीब अजीब आवाजें आ रही है, मीन्स उनकी आवाज नहीं आ रही, पीछे से जो है ना वो फोन की आवाजें आ रही है, उसमें टेक्निकल जो है इश्यू हो गया है, गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही है, फोन की आवाज आ रही है, जो बंदा है ना सेंटर जो भी स्पीकर है उसकी आवाज नहीं आ रही। इसी तरह की बहुत सारी वॉइस होती है, जैसे आप ऑनलाइन कॉल पे या वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, पीछे से जो है ना वो टीवी की आवाजें आ रही हैं, तो ये फिजिकल नॉइस है, टेक्निकल नॉइस है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट हो सकती है। सो पी हमारा है
हमारा है मेमोरी विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज अनट्रस्टवर्दी। यानी जो हमारी मेमोरी है, हमारी याददाश्त है, अगर हम किसी से ओरली बात करते हैं, चाहे हम कॉल पे कर रहे हैं या चाहे हम वैसे ही जाकर कर रहे हैं, वैसे तो किसी और मीडियम की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट मीडियम है कम्युनिकेशन का। तो अगर हम किसी से बात करते हैं और कोई बातें कर लेते हैं फिर हम भूल जाते हैं, तो हमारी जो मेमोरी यानी हमारी याददाश्त है उस पर ओरल कम्युनिकेशन में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी याददाश्त जो है वो अक्सर कभी कभी धोखा दे देती है, हम भूल जाते हैं कोई चीज, हमेशा हमें हर चीज याद नहीं रहती। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी मेमोरी है, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, ये अनट्रस्टवर्दी यानी नाकाबिले भरोसा है। सी, differences in perceptions may be a serious problem which may retard the process of communication। यानी जो हमारे differences हमारे perceptions में, हमारे ख्यालात में, हमारी सोच में जो differences हैं, ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं which may retard the process of communication, जिसकी वजह से जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें रुकावट आ सकती है। डी, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लेस टाइम इज अवेलेबल फॉर मैसिव प्लानिंग। यानी इस तरह की कम्युनिकेशन में, इस टाइप की कम्युनिकेशन में लेस टाइम अवेलेबल होता है फॉर मैसिव प्लानिंग, यानी बड़ी प्लानिंग के लिए। अगर आप किसी से ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी मुंह जबानी बातें कर रहे हैं, जबानी कलामी कर रहे हैं, इस टाइप की कम्युनिकेशन में आपके पास बहुत कम टाइम होता है मैसिव प्लानिंग यानी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लानिंग के लिए बहुत कम टाइम होता है। अगर वही चीज आप लिख के कहीं पे रिकॉर्ड करें, आप कोई जो है ना प्रोजेक्ट की कोई ड्राइंग बनाए, उसके ऊपर बाकायदा काम करें, मीटिंग करें, उसको रिटर्न फॉर्म में लिखें, तो वो आपका जो है ना आपका टाइम बचाती है। लेकिन अगर आप ओरली सबसे जो है ना बात कर लें, कोई भूल जाए, तो ये मसला भी हो सकता है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। सो ई, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ओवर रूल्स द वीक पर्सनैलिटी इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी इसमें जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, जो बहुत पोटेंशियल इसमें होता है, और ओरल कम्युनिकेशन के लिए जिसकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो ओवरऑल करता है वीक पर्सनालिटी को इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी इस टाइप की कम्युनिकेशन में जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है वो हमेशा वीक पर्सनालिटी को ओवररूल करती है, यानी उसके ऊपर जो है ना वो हावी होने की कोशिश करती है। एफ, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ऑडियंस। यानी ये अप्रोप्रिएट नहीं है बड़ी ऑडियंस के लिए। मीन्स ये कि अगर आप फिर कोई मीटिंग में हैं और आप मीटिंग में सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन ही यूज कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे, उसके जो हमारी मीटिंग में मिनट्स वगैरह होते हैं कुछ नहीं लिख रहे, तो आप जो है ना इन एट द एंड ऑफ मीटिंग सब कुछ भूल जाएंगे, जो आपके आपके मीटिंग के मेंबर्स वगैरह थे वो भी सब भूल जाएंगे। मीटिंग के बाद क्या हमें अचीव करना था, गोल हमारा क्या था, मीटिंग का पर्पस क्या था, वो सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये लार्ज ऑडियंस के लिए हमारी ओरल कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। सो डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन लेस फॉर्मल होती है, यानी ओरल कम्युनिकेशन हम अपने दोस्तों के साथ भी करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ भी करते हैं, अपने फैमिली में भी करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज वगैरह सबके साथ करते हैं, और हम उसके लिए कोई स्पेशल जगह स्पेशल इन्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। हम लोग कैंटीन में भी कर सकते हैं, कॉरिडोर से भी कर सकते हैं, हम लंच के दौरान भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल होती है, प्लान्ड होती है, डिटेल होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। यानी इसका बाकायदा एक स्ट्रक्चर है, ये बाकायदा एक हायरार्की को फॉलो करती है, ये फॉर्मल होती है, प्लान्ड होती है और ये डिटेल होती है। ओरल कम्युनिकेशन, इट प्रोड्यूसेस अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑफ सम काइंड। यानी प्रोड्यूस करती है एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किसी तरह का। जैसे आपने कोई बात करी, उस पर फौरन रिस्पॉन्स आता है, प्रॉम्प्ट मतलब फौरन क्विक रिस्पॉन्स आता है। ओरल कम्युनिकेशन में आपको क्विक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, और रिटर्न में इट कॉल्स द रिस्पॉन्स आफ्टर लैप्स ऑफ सम टाइम। यानी इसमें जो आपको रिस्पॉन्स रिसीव होता है वो कुछ देर के, कुछ ताखिर के बाद मिलता है, आफ्टर अ लैप्स ऑफ सम टाइम। और थ्री, नॉट वैल्यूड मच फॉर लीगल पर्पसेस। यानी जो ओरल कम्युनिकेशन की वैल्यू है वो लीगल इश्यूज में बहुत कम है, ना होने के बराबर। अगर आपने कुछ भी लेखक पढ़त नहीं करी है, जब आप एक लीगल जो है ना एक लीगल मामला कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना आपकी ओरल कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। और रिटर्न में इट कैरीज मोर अथॉरिटी एंड इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी जो है ना ये मोर अथॉरिटी रखती है एज कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन, और इसका जो भी आपने रिटर्न में लिखा वो एक प्रूफ होता है हर ट्रांजेक्शन का, आपकी बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होता है अगर आप रिटर्न में बात करें। तो टॉपिक नंबर 2 हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। यानी हमारी सक्सेसफुल, हमारी कामयाब ओरल कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, वेल प्लान।
यानी बिफोर प्रेजेंटिंग समथिंग देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग रिगार्डिंग द ऑडियंस, टॉपिक्स टू बी डिलीवर्ड और टाइमिंग एंड अदर फैक्टर्स, सो अ पर्सन मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज स्पीच। यानी जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या पहला कानून है कि आप जब भी प्रेजेंट करने जाएं खुद को या प्रेजेंटेशन वगैरह दें, तो देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग है, यानी उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उससे पहले रिगार्डिंग द ऑडियंस, ऑडियंस के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना चाहिए। टॉपिक्स टू बी डिलीवर, यानी आपको टॉपिक्स क्या क्या डिलीवर करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, वो सब आपको पहले से प्लान करना चाहिए। टाइमिंग एंड अदर फैक्टर्स, यानी आपको कितनी टाइमिंग में अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को कवर करना है, और जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं उनको भी आपको जो है ना मद्देनजर रखना है। सो अ पर्सन मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज स्पीच, यानी पर्सन को ओवरऑल वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, क्लियर प्रोनाउंसिएशन टू मेक ओरल मैसेज मीनिंगफुल टू रिसीवर्स, यानी अपने ओरल मैसेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए, मायना खेज बनाने के लिए अपने रिसीवर्स के लिए, वर्ड शुड बी क्लियरली एंड करेक्टली प्रोनाउंस, यानी आपके जो अल्फाज हैं वो क्लियरली और करेक्टली यानी सही तौर पे प्रोनाउंस होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी लैक ऑफ क्लैरिटी, इसमें कोई भी लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी क्लैरिटी की कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज द कम्युनिकेशन वुड बी अ कंफ्यूजिंग वन, अगर ऐसा होगा कि क्लैरिटी नहीं है आपकी आपकी कम्युनिकेशन में, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक कंफ्यूजिंग हो जाएगी और लोगों को कंफ्यूज कर देगी। ब्रीविटी, ब्रीविटी मींस इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिजायर्स दैट डिजायर्स दैट अ मैसेज शुड बी ब्रीफ, यानी जो इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि जो आपका मैसेज है वो ब्रीफ हो यानी शॉर्टेस्ट हो, और कंसाइज यानी कंप्लीट, कंसाइज हो और कंप्लीट हो। इफ द सेंडर टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर टॉकिंग, यानी अगर सेंडर को बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगाया अपनी बात कंप्लीट करने के लिए, सो हिज मैसेज मे नॉट गेट द अटेंशन ऑफ द रिसीवर, तो उसका जो मैसेज है वो शायद रिसीवर की अटेंशन कैच ना कर सके। इसलिए जो आपका जो मैसेज है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए यानी ब्रीफ होना चाहिए, और कंसाइज हो, कंप्लीट हो, उसमें पूरे 7 C's जो है वो अप्लाई होते हो। तो उसमें आता है कि ये ब्रीविटी है। ब्रीविटी यानी एक जो है ना स्टेट है, ये ऐसी स्टेट होती है मैसेज की जिसमें आपका जो मैसेज है वो ब्रीफ होता है लेकिन कंप्लीट होता है। और नंबर 4 हमारा प्रिसाइजन, प्रिसाइजन इज नीडेड टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, यानी जो प्रिसाइज करना यानी कंसाइज करना। कंसाइज करने का मतलब ये है कि अपने मैसेज को शॉर्ट करें लेकिन उसकी मीनिंग जो है ना वो खराब ना हो, मीनिंग उसकी कंप्लीट हो, अधूरा ना हो सेंटेंस। तो उसको सेंटेंस को प्रिसाइज करना जो है एक जरूरत है टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, अपनी ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजिंग वर्ड्स rather than sorry there should not be any confusing words, rather message to be delivered should be specific so that there is no misunderstanding, यानी जो आपका मैसेज है वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई कंफ्यूजिंग वर्ड होने चाहिए, और आपको जो मैसेज है वो ऐसे डिलीवर हो, शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो, सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी जो आपका मैसेज है वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, उसके वर्ड्स कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, और आपका मैसेज प्रिसाइज हो, कंसाइज हो। पॉइंट नंबर 5, नेचुरल वॉइस, एनी सॉर्ट ऑफ अननेचुरल वॉइस में डिस्टॉर्ट द मैसेज, यानी किसी भी तरह की अननेचुरल वॉइस जो है आपके मैसेज को डिस्टॉर्ट यानी खराब कर सकती है, उसमें खलल पैदा कर सकती है। नेचुरल वॉइस कैन डू अ लॉट टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, यानी जो नेचुरल वॉइस है आपकी, जो एक इंसान की एक अपनी वॉइस है, वो वो जो है ना एक अहम किरदार अदा करती है आपकी ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। Okay, so point number 6, logical sequence. Logical sequence means ideas should be organized in a sequential way to make the message communicative and attractive. यानी जो ideas है आपके, जो भी आपने अपने माइंड में सोचा है, जो भी आइडिया फॉर्म किया उसे आप इनकोड करते हैं, इनकोड जब करते हैं तो अपने वर्ड्स में आप उसे सारे अपने आइडियाज को एक 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 कम्युनिकेबल वे में आप उसको जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये इसमें यही कहा जा रहा है कि जब आप पूरा कम्युनिकेशन करें तो उसमें भी आप बोलने से पहले अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करें सिक्वेंशियल वे में, टू मेक द मैसेज मोर कम्युनिकेटिव एंड अट्रैक्टिव, आप अपने मैसेज को कम्युनिकेटिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और अनऑर्गेनाइज आइडियाज डू नॉट प्रोवाइड क्लियर सेंस, जबकि अनऑर्गेनाइज आइडियाज जो है वो प्रोवाइड नहीं करते क्लियर सेंस, व्हाइल अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज गिव क्लियर सेंस, जबकि जो लॉजिकल सीक्वेंस में आइडियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो क्लियर सेंस प्रोवाइड करते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर 3, व्हाट इज कन्वर्सेशन कंट्रोल। कन्वर्सेशन कंट्रोल क्या होता है? डेफिनेशन, कन्वर्सेशन कंट्रोल
conversation control refers to the skills of listening and talking in a positive and meaningful way at an appropriate time. ये जो कन्वर्सेशन कंट्रोल है उससे मुराद है कि आपकी स्किल्स कि आप किस तरह से लिसनिंग करते हैं और टॉकिंग करते हैं यानी बात करते हैं इन अ पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल वे, यानी एक मुस्बत और मायने खैर अंदाज में, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम पे, यानी जब रिक्वायर्ड हो उसी टाइम पे आप किस तरह से बात करते हैं और सुनते हैं, ये आपकी एक स्किल्स है। इसे बोलते हैं कन्वर्सेशन कंट्रोल। यानी अपनी बातचीत पे, अपनी गुफ्तगू पे आपका कितना कंट्रोल है। ये इसलिए नहीं कि आपको अपने आप को बात करते कंट्रोल करना है, नहीं। जब आप देखें कि अप्रोप्रिएट टाइम है यानी ये टाइम सही है, मीन्स ये कि मौका भी है, महल भी, मौका महल दस्तूर सब कुछ है। सो मौका भी दस्तूर भी उसी टाइम पे बात करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम पे। अगर आप ऐसे टाइम पे बात करें जो उस सिचुएशन के हिसाब से ना वैलिड नहीं है, उस सिचुएशन के हिसाब से गलत है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, इररेलेवेंट है, तो आप उस टाइम पे बात ना करें। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि सही टाइम पे बात करना और सुनना एक एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल वे में, ये एक स्किल्स है जिसे जिसे कहा जाता है कन्वर्सेशन कंट्रोल। इट हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स कंक्लूड एंड कंक्लूड sorry it helps participants conclude their conversation effectively and satisfactorily with mutual understanding and agreement। यानी ये पार्टिसिपेंट की हेल्प करती है कंक्लूड करने में, उनकी कन्वर्सेशन उनकी गुफ्तगू उनकी बातचीत को कंक्लूड करने में हेल्प करती है effectively and satisfactorily with mutual understanding and agreement, यानी एक दूसरे की बाहिमी अंडरस्टैंडिंग, अपनी बाहिमी जो है ना, एक दूसरे को जो आप समझते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे से अग्री करते हैं, उस चीज को कंक्लूड करती है, पार्टिसिपेंट्स की हेल्प करती है कि वो कंक्लूड करें अपनी कन्वर्सेशन को इफेक्टिवली, और दोनों जो पार्टीज हैं जो भी बात करी, सेंडर और रिसीवर, वो भी सेटिस्फाई हो। ओके, सो 3.1 एप्लीकेशंस ऑफ कन्वर्सेशन कंट्रोल स्किल्स इन बिजनेस, यानी कन्वर्सेशन कंट्रोल स्किल्स की बिजनेस में क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। सो ए, सेलिंग एंड बाइंग, यानी जब आप कोई चीज सेल करते हैं या बाय करने जाते हैं, किसी भी चीज की खरीदारी या फरोख्त के टाइम पे आपकी तो ये स्किल्स है कन्वर्सेशन कंट्रोल, ये इस्तेमाल होती है, ये अप्लाई होती है। भी हमारा है नेगोशिएटिंग, यानी जब आप कभी नेगोशिएट करते हैं, यानी जो आपको एक चीज किसी प्राइस में चाहिए, एक आपने प्राइस लगा दी उसके, अगर उस प्राइस में आपको नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए जो है ना, आप नेगोशिएट करते हैं, आप बार्गेनिंग करते हैं। या नेगोशिएट का मतलब है कि किसी भी कंफ्लिक्ट को होने से रोकना, किसी भी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करना। सो आप कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, आप बार्गेनिंग के लिए, आप नेगोशिएटिंग के लिए भी इस स्किल्स को अप्लाई करते हैं। सी हमारा है इंटरव्यू, यानी किसी भी एम्प्लॉय का, जब भी आप कोई हायरिंग करते हैं अपनी कंपनी में, उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू लेने के लिए भी आपकी ये स्किल्स अप्लाई होती है। डी हमारा है पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग्स, यानी जब आप मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां भी आपकी कन्वर्सेशन कंट्रोल की स्किल्स जो है वो अप्लाई होती है बिजनेस। ई हमारा है डिसएग्रीइंग विदाउट बीइंग रूड, यानी रूड हुए बगैर किसी से, रूड हुए बगैर यानी रूड बिहेवियर किए बगैर, किसी के साथ सख्त हुए बगैर ना आप डिसएग्री करने किसी की बात से, यानी आप उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, ना इत्तेफाक दिखा रहे हैं लेकिन उसके साथ रूड भी नहीं हो रहे। ये इस जगह पे आपकी जो है ये स्किल्स काम आती है। एफ हमारा है प्रोटेस्टिंग विदाउट ऑफेंडिंग, यानी प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं आप, यानी एहतिजाज कर रहे हैं किसी चीज के खिलाफ, लेकिन ऑफेंड नहीं कर रहे किसी को, यानी किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे। जी आपका है कॉम्प्लीमेंट्री या प्रेजिंग, यानी किसी की तारीफ करते हुए, किसी को प्रेज करते हुए भी आप इस स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है और क्या सुनना है, ये स्किल्स का नाम है कन्वर्सेशन कंट्रोल। देन एच हमारा है रिस्पॉन्डिंग टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, यानी जो पर्सनल क्रिटिसिज्म हो रही है, यानी जो आपके ऊपर लोग इल्जामात लगाते हैं या लोग आपको जो है ना किसी भी फैक्टर की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं, आपका आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उस टाइम पे आप रिस्पॉन्ड करें, तो उस टाइम पे भी आपकी ये स्किल्स कन्वर्सेशन कंट्रोल जो है वो अप्लाई होती है इन बिजनेस, यानी बिजनेस के मामले में अगर कोई आपको पर्सनली क्रिटिसाइज कर रहा है तो वहां भी जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और वो पॉजिटिव भी हो, मीनिंगफुल भी हो, और जो है ना सामने वाले की इंसल्ट भी ना हो, उसमें आप किसी को ऑफेंड ना करो। सो नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन, यानी हमारी कन्वर्सेशन की कितनी डायरेक्शन है।
तो हमारी पहली डायरेक्शन है रिजेक्शन। यानी जब भी कोई आपसे बात करता है, तो अगर आपको उसकी बात समझ में आई या आपसे कोई डील कर रहा है, तो आपको उसकी डील समझ में आती, तो आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्शन भी एक तरह की डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन है। भी हमारा है डिसएग्रीमेंट, यानी आप या तो किसी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। आप एग्री करते हैं ये तो हमें पता है, डिसएग्री भी करते हैं, और डिसएग्री भी एक डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे डिसएग्रीमेंट लिखा गया है कि ये भी एक डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट हमारा है कंसिडरेशन, यानी कंसीडर करना किसी के पर्सपेक्टिव को, किसी के नीड्स को या उसकी रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी हमारी डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन है। डी हमारा एग्रीमेंट, यानी किसी की बात से एग्री करना। ये हमारा है कमिटमेंट, यानी अगर आपने किसी की बात से एग्री कर लिया है तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, अब आपकी उसका कमिटमेंट है कि आपने उसका काम उस टाइम पे करना है, जो भी आपने उससे उस टाइम पे आपने उससे वादा किया है, तो आपकी कमिटमेंट हो गई, देन आपका एग्रीमेंट हो गया। तो ये आपकी जो डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन में आता है। सो 3.3 है हमारा मैनेजिंग, मैनेजिंग नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, यानी जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं उसे मैनेज करना। शो शो दैट यू डू नॉट डाउट द पॉजिटिव इंटेंशंस ऑफ द अदर पर्सन, यानी आप ये शो करो, आप ये दिखाओ लोगों को कि आप डाउट नहीं करते किसी के पॉजिटिव इंटेंशन पे, किसी इंसान की पॉजिटिव इंटेंशन पे आप डाउट नहीं करते। इंटेंस को आप इस्तेमाल कर लाइफ में, जब भी आप पे कोई जो ना नेगेटिव आपसे कोई नेगेटिव बात करे, तो उस नेगेटिव रिस्पॉन्स का जवाब आप इस तरह से दें कि यू आर राइट अबाउट दैट, बट के बाद अवॉइड कंप्लीटली रिजेक्टिंग द अदर पर्सन आर्ग्यूमेंट, यानी जो दूसरे इंसान की जो आर्ग्यूमेंट है, जो भी है उसका ऑब्जेक्शन है आपके ऊपर, उससे कंप्लीटली रिजेक्ट करते हुए आप बात करें। लेकिन पहला जो सेंटेंस है आपका स्टार्टिंग फ्रेज, वो इसी तरह की हो कि यू आर राइट अबाउट दैट, यानी आप सही है इस उस फैसले के या इस बात के बारे में, यू आर राइट अबाउट दैट, बट अवॉइड कंप्लीटली रिजेक्टिंग द अदर पर्सन आर्ग्यूमेंट, यानी जो दूसरे पर्सन की आर्ग्यूमेंट है, जो भी उसका पॉइंट व्यू है, उससे रिजेक्ट करते हुए आप बात करें। और डू नॉट यूज नेगेटिव एक्सप्रेशंस, नेगेटिव एक्सप्रेशंस का भी इस्तेमाल ना करें। यानी जो भी आपके नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, आप तो उससे टाइम पे आपका जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, उसी की बात हो रही है। और एक आपके वर्ड्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है। सॉरी, जैसे यहाँ पे कहा है कि एक्सप्रेशन यूज करें जैसे यू आर राइट अबाउट दैट, तो इसी तरह से आप ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। इसी तरह से आगे भी नहीं, आप जो है ना नेगेटिव रिस्पॉन्स पे नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज करने से गुरेज करें। इंस्टेड ऑफ सेइंग परहैप्स यू डू नॉट नो, यानी इसके बजाय कि आप ये कहेंगे परहैप्स यू डू नॉट नो, यानी क्योंकि तुम्हें ये कहने की कोशिश करेंगे परहैप्स यू नो, यानी कि तुम्हें ये पता है। यहाँ पे परहैप्स यू नो जैसा कि तुम जानते हो। तो नेगेटिव रिस्पॉन्स पे नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव
ओके, सो वाईफाई इशू की वजह से थोड़ा सा मसला हो गया था। तो हम कहते हैं मैनेजिंग नेगेटिव रिस्पॉन्स, यानी कि आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स से किस तरह से जो है डील करना है। यानी आपको नेगेटिव एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं करना, आपको पॉजिटिव एक्सप्रेशन यूज़ करना है। यानी यू आर राइट अबाउट दैट कहना है, ये नहीं कहना कि यू आर रॉन्ग अबाउट दैट। और इंस्टेड ऑफ सेइंग परहैप्स यू डू नॉट नो, आपको कहना परहैप्स यू नो। किसी के नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना है। 3.4 हमारे टेक्निक्स ऑफ कन्वर्जन कंट्रोल, यानी कन्वर्जन कंट्रोल की क्या टेक्निक्स है। तो ए हमारा है रिकॉग्नाइजिंग क्यूज एंड क्यूज, यानी अपने यानी जो भी पैरेलल कन्वर्सेशन है, पैरेलल कन्वर्सेशन मीन्स जो आपसे बात की जा रही है, जो भी आपसे पैरेलल कन्वर्सेशन की जा रही है, उससे अवॉइड करना। यानी गॉसिप हमारा शायद गॉसिप से अवॉइड करना। और बी प्रैक्टिसिंग सीक्वेंशियल कन्वर्सेशन, यानी सीक्वेंशियल कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करना, यानी सीक्वेंस वाइज बात करना, सीक्वेंस वाइज कम्युनिकेशन करना। ये नहीं कि अभी जो है ना एक चीज की बात होती है, आपने दूसरे पल में ना एकदम टॉपिक चेंज कर दिया और बात ही बदल दी। सीक्वेंस वाइज बात करना। ये हमारा है यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी, यानी रिफ्लेक्शन और एम्पैथी को यूज करना। एम्पैथी मीन्स हमदर्दाना टोन, हमदर्दी। एफ हमारा है कल्टीवेट अ सेंस ऑफ टाइमिंग, यानी जो आपकी टाइमिंग की सेंस है उसे कल्टीवेट करना, यानी सही टाइम पे सही बात करना। देन आता है हमारा टू साइड्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, पॉइंट टॉपिक नंबर 4। अभी हमारे टू साइड्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ये हम पढ़ते हैं। पहला साइड हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग
एक्सपीरियंस टू गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग, यानी जो रिफ्लेक्शन है वो एक प्रोसेस है एग्जामिन करने का और इंटरप्रेट करने का, एक्सपीरियंस को जो भी आपको मिलता है टू गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, न्यू अंडरस्टैंडिंग के लिए रिफ्लेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है एग्जामिन करने का और इंटरप्रेट करने का, एक्सपीरियंस टू गेन न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक. So it combines paraphrasing and asking questions in restating both the feelings and words of the speaker. यानी ये combine करता है paraphrasing को और asking question यानी सवाल पूछने को in restating both the feelings and words. both the feelings और words को restate करके of the speaker की, यानी जो भी speaker जो भी आपसे बात कर रहा है बंदा उसकी feelings और उसके words को restate करना, यानी उसकी feelings और words को दोहराना, repeat करना, और जो भी उसने question पूछा उस question को तुम्हारा दोहराना, ये पैराफ्रेजिंग कहलाता है. तो पैराफ्रेजिंग का जो एक टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन में आया, यानी क्योंकि इट कंबाइंस पैराफ्रेजिंग, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो एक हमारा प्रोसेस है ये कंबाइन करता है पैराफ्रेजिंग को एंड आस्किंग क्वेश्चन, और सवाल पूछने को. तो सवाल पूछना या पैराफ्रेज करना दोनों एक तरह से एक ही चीज है कि आप उसमें रिपीट कर रहे हैं, किसी ने आपसे कुछ पूछा या कुछ बोला तो आपने दोबारा उसके क्वेश्चन को रिपीट किया या उसके जो भी बात थी उसको रिपीट किया, तो उसकी फीलिंग्स उसके वर्ड को रिपीट करना पैराफ्रेजिंग कहलाता है. So reflecting allows the speaker to hear back their own thoughts and focus on what they feel and speak. यानी जो रिफ्लेक्टिंग है वो आपको अलाउ करती है स्पीकर को यानी बोलने वाले को टू हियर बैक, यानी वो दोबारा सुने अपने ओन थॉट्स, अपने ख्यालात जो भी उसने बोला जो भी उसने कहा उसे दोबारा सुने, एंड फोकस ऑन व्हाट दे फील एंड स्पीक, और फोकस करें उस चीज पे कि वो क्या फील कर रहा है और क्या बोल रहा है, यानी जो उसने बोला वो उसे खुद सुन के कैसा लग रहा है. तो रिफ्लेक्टिंग जो है ये अलाउ करती है स्पीकर को अपने अपने खुद के ख्यालात को दोबारा सुनने और समझने पे और ये फील करने पे कि जो उसने कहा उसको सुन के कैसा लगा. और रिफ्लेक्टिंग also demonstrates to the speaker that the listener is trying to perceive the topic as they see it and that the listener is doing their best to understand their messages. And जो रिफ्लेक्टिंग है वो डिमोन्स्ट्रेट करती है यानी डेमो देती है टू द स्पीकर को that the listener is trying to perceive the topic, यानी जो लिसनर है वो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है आपके टॉपिक को समझने के लिए एज दे सी इट, जो भी वो देख रहा है उसी तरह से उसको समझने के लिए, एंड दैट द लिसनर इज डूइंग देयर बेस्ट, और जो भी आपका लिसनर है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए. Furthermore, reflecting encourage the speaker to continue talking, यानी जो आपका रिफ्लेक्टिंग का प्रोसेस है वो इंकरेज करता है स्पीकर को कि वो अपनी बात को कंटिन्यू रखें, यानी उसे कंटिन्यू बोलने पे इंकरेज करता है रिफ्लेक्टिंग का प्रोसेस. टू मेन टेक्निक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग, अब रिफ्लेक्टिंग की भी दो मेन टेक्निक्स है, दो मेन टाइप्स है. पहला है हमारा 4.1 मिररिंग, यानी मिररिंग is a simple form of reflecting and involves repeating almost exactly what the speaker says, यानी जो मिररिंग का प्रोसेस है ये सिंपल फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग है, यानी ये रिफ्लेक्टिंग की एक सिंपल आसान फॉर्म है जिसमें इन्वॉल्व है आपके स्पीकर पे एग्जैक्टली आप सेम वर्ड को रिपीट करते हैं, रिपीटिंग ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट द स्पीकर सेज. और मिररिंग शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, मींस जो मिररिंग है वो शॉर्ट हो और सिंपल होनी चाहिए. इट इज यूजुअली इनफ टू जस्ट रिपीट की वर्ड्स और द लास्ट फ्यू वर्ड स्पोकन, यानी इसमें जो है ना इस प्रोसेस में इतना काफी कि आप जो है ना सिर्फ की वर्ड्स या फिर लास्ट फ्यू वर्ड्स जो भी उसने बोले स्पीकर ने उसे आप रिपीट करें. और नंबर 4.2 हमारा पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग अदर वर्ड्स टू रिफ्लेक्ट व्हाट द स्पीकर हैज सेड, यानी जो पैराफ्रेजिंग है उसका मतलब है कि आप जो स्पीकर की बात सुन रहे हैं उसे अपने वर्ड्स में अदर वर्ड्स में उसी बात को अपने वर्ड्स में जो है आप रिपीट कर रहे हैं, तो ये पैराफ्रेजिंग है. पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग अदर वर्ड्स टू रिफ्लेक्ट व्हाट द स्पीकर हैज सेड, जो भी स्पीकर ने कहा उसे अपने वर्ड्स में अदर वर्ड्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. पैराफ्रेजिंग शोज नॉट ओनली दैट वन इज लिसनिंग, यानी जो पैराफ्रेजिंग है वो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप जो है ना स्पीकर की बात सुन रहे हैं, बल्कि वो ये भी दिखाता है बट दैट ही और शी आर अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्या वो ये भी दिखाता है पैराफ्रेजिंग का प्रोसेस कि जो भी है ही या शी जो भी आपकी बात सुन रहा है वो उसे समझने की भी कोशिश कर रहा है.